Hello everyone, welcome to EduTap and welcome to the series that we have started exclusively for all those who are preparing for the upcoming UPSC EPFO examination 2025. So here इसमें हम लोग करने वाले हैं previous year questions. Now whenever for any exam, जो भी exam के लिए prepare कर रहे हो, अगर आपको if you want to prepare a strategy for yourself, proper planning, you should know what kind of previous year question पूछे गए, what kind of previous year questions are there, या फिर किस तरह के questions पूछे गए हैं previous year examinations में. उससे हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से हम अपने प्रिपरेशन को प्लान कर सकते हैं. मतलब जो टॉपिक्स है उसमें कौन से सब टॉपिक्स है जिस पे आपको फोकस करना पड़ेगा, एंड किस टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा जोर देनी पड़ेगी, ऑल दैट. ठीक है, एंड किस टॉपिक को कितने डेप्थ तक कवर करना पड़ेगा, एक्सेट्रा. सो ऑल दिस यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हेन यू गो थ्रू योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. सो फॉर दैट पर्पस ओनली ये सीरीज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं, वेर इन आज हम लोग इस सेशन में करने वाले हैं वन इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, दैट इज APFC 2023. तो उस साल का जो क्वेश्चन से रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस, वो आज हम लोग इस सेशन में करने वाले हैं. विल ट्राई टू अंडरस्टैंड किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड उनके आंसर्स, उनके एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेंगे. ठीक है, सो बिफोर गोइंग एनी फर्दर, आई नो अभी नोटिफिकेशन आ गया है एंड आप सब लोग बहुत ही अच्छे से स्पीड के साथ आप अपनी तैयारी शुरू कर चुके हो, बट इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू द UPSC EPFO examination, you can go through this comprehensive guidebook prepared by the EduTap team, जो UPSC EPFO के लिए one of the best you can see. and इसमें क्या है, आपको किस तरह के सिलेबस है एंड डी कोडेड सिलेबस मेजरली. सो डी कोडेड सिलेबस आपको मिल जाएगा, कौन से टॉपिक्स है, कौन से टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है, एलिजिबिलिटी क्या है एग्जाम का, एज क्राइटेरिया क्या है, एवरीथिंग, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, एंड along with that previous year question solved जो अभी हम लोग कर रहे हैं वो सारे एक जगह पे आपको वहाँ पे मिल जाएंगे. सो दिस विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग कि आपका प्रिपरेशन किस तरह से होना चाहिए, वन थिंग. एंड दूसरा है, आपको कुछ भी डाउट है तो यू नीड नॉट गो फ्रॉम पिलर टू पोस्ट की पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढे, नोटिफिकेशन में ढूंढे, यहाँ ढूंढे वहाँ ढूंढे. यू नीड नॉट डू दैट. बस ये एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक आप डाउनलोड कीजिए, 1 पॉइंट सोर्स और 1 पॉइंट सोल्यूशन फॉर ऑल योर FAQs. सो लिंक इसका लिंक डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो इसमें हमने प्रोवाइड कर दिया है. आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो जस्ट 1 और 2 स्टेप्स आपको फॉलो करना पड़ेगा. आफ्टर दैट दे विल बी डायरेक्टली डिलीवर्ड टू योर इनबॉक्स, जो भी आपने ईमेल आईडी दिया है. फ्रॉम देयर यू कैन गेट एक्सेस टू दिस बुक वेर इन यू विल गेट ऑल दैट आई हैव मेंशन्ड हियर, राइट फ्रॉम द एग्जामिनेशन, एलिजिबिलिटी पैटर्न, decoded syllabus and PYQs. ठीक है, so with this introduction let me start today's session. So as I've said earlier also, APFC 2023 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं रिलेटेड टू IR एंड लेबर लॉस, आज हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं. The first question that you can see here is the right of workers to resort to strike is what? Okay, now if you look at the options, फंडामेंटल राइट है तो फंडामेंटल राइट नहीं है, कोई भी सड़क पे उतर के स्ट्राइक कर सकता है या फिर वर्कर स्ट्राइक कर सकते हैं. नो, कॉमन लॉ राइट भी नहीं है, इक्विटेबल राइट भी नहीं है. व्हेन वी लुक एट द एक्ट, जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट है वो देखेंगे तो उसमें क्लियरली मेंशन्ड है, जब भी किसी को, यस समटाइम्स इट हैपेंस ऑन द एम्प्लॉई साइड स्ट्राइक करने का वो रहता है, मतलब उन्होंने कुछ डिमांड किया है वो फुलफिल नहीं हुआ है, सो दे वांट टू गो फॉर स्ट्राइक, और एम्प्लॉयर की तरफ से कई बार लॉकआउट वो सब डिक्लेयर करने का होता है, व्हाटएवर, बेस्ड ऑन वेरियस रीजंस. सो उसमें द एक्ट सेज दैट इफ दे हैव टू गो फॉर, दे वांट टू गो फॉर स्ट्राइक और समथिंग, दे हैव टू इन्फॉर्म, बहुत प्रायरली इन्फॉर्म करना पड़ेगा उनको. एंड दैट शोस अस दैट द राइट हैज बीन गिवन टू द वर्कर्स इज बेस्ड ऑन द एक्ट, जो अभी हम लोग बताए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के बेसिस पे. ठीक है, वो एक्ट बोलता है कि आप इस तरह से कर सकते हो, मतलब वो खुद बोल रहे हैं कि आप कर सकते हो, दैट टू बेस्ड ऑन दैट, दैट्स द रीजन वी कैन कॉल इट एज ए स्टैट्यूटरी राइट. अदरवाइज इसका राइट है करके कहीं पे भी मेंशन्ड नहीं है एज सच. ठीक है, सो हियर द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन बी.
Moving on to our next question. Registration of trade unions of workers under the Trade Unions Act 1926. This is one of the most important acts. Some 2 or 3 questions have been asked from this act. So ये कई बार हो चुका है. Now as we go further, आपको कई सारे 2 to 3 years के previous year questions associated with APFC, IR and labor laws वो हम लोग कराएंगे. तो उसमें आप देख सकते हो कि Trade Unions Act से कई सारे questions पूछे गए कई बार. Not only for APFC, we are talking about E or AO as well. ठीक है. Now registration. आज तक उसमें कहीं पे भी मेंशन नहीं है इन द ट्रेड यूनियंस एक्ट की वो कंपलसरी है. ओके, सो उन्होंने यही दिया है दे मे, मतलब द वर्डिंग इटसेल्फ दे हैव मेंशन्ड इज मे. ओके, दे मे रजिस्टर. ठीक है, ईदर 7 मेंबर्स मिनिमम उसमें रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए फॉर रजिस्टरिंग वो सिग्नेचर्स एंड ऑल दैट. अगर मेंबरशिप देखा जाए तो इट शुड बी 10% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट or 100, at least minimum 100, whichever is less. Okay, now if they fulfill this, they may register themselves under the Trade Unions Act. So clearly the law itself says optional. Optional for workers working in non-public utility services ऐसा कुछ भी नहीं mentioned है. Compulsory for working, no, ऐसा कुछ भी नहीं है. Only if they will, मतलब अगर उनकी will है तो they can, otherwise not though. ठीक है, so clearly the Trade Union Act says that it is optional. ठीक है. Now next question again from the Trade Unions Act. See, suppose there are 5 trade unions, namely A, B, C, D and E, functioning in an establishment currently employing 1100 workmen. So the membership strength here, we are not talking about the minimum members जो registration के लिए चाहिए trade union के लिए. 2 क्लॉजेस है जो मैंने अर्लियर भी डिस्कस किया है कि एक तो मेंबरशिप स्ट्रेंथ होना चाहिए विच इज 10% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कमैन और 100 विच एवर इज लेस, जो भी लेस है वो ले सकते हैं लेकिन होना चाहिए. ठीक है, 10% ऑफ दिस और 100. ठीक है, नाउ यहाँ पे 1100 वर्कमैन है. ठीक है, 1100 में अगर 10% देखा जाए दे आर सेइंग द मेंबरशिप स्ट्रेंथ ऑफ ईच यूनियन, ये सारे यूनियंस है उसमें. एक और चीज़ ये है कि एक एस्टेब्लिशमेंट में कई सारे यूनियंस हो सकते हैं. अगर बहुत बड़ा एस्टेब्लिशमेंट है, कई बार ऐसा होता है डिपार्टमेंट वाइज भी यूनियन बनाते हैं. ठीक है, सो वो बन सकते हैं एंड इफ ये क्राइटेरिया फुलफिल है तो दे कैन इवन गेट देमसेल्व्स रजिस्टर्ड. ठीक है, सो यहाँ पे आप देख रहे हो 1100 ऑफ 10% ऑफ दिस 1100 वुड बी 110. सो ठीक है, 100 से ऊपर ही है जो हमारा बेसिक क्राइटेरिया है, या 10% ऑफ 1100 ऑल्सो फुलफिल कर रहा है. 370 ऑल्सो इज मोर दैन दैट, 110 मोर दैन दैट, 275 मोर दैन दैट, मतलब मिनिमम तो 100 है ही स्ट्रेंथ. नाउ यूनियन ई में सिर्फ 80 है, ना तो वो 10% ऑफ द 1100 है या फिर 100 है. So here this based on the membership strength, this union cannot register itself. Okay, and see, based on the strength of membership, which of the above unions can be registered under the Trade Unions Act 1926? इसका एक amendment हुआ है 2001 में, उसमें clearly ये mentioned है. So here unions A, B, C and D only can get themselves registered here. So here option B is the correct answer. ठीक है, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोर कन्वेंशंस एडॉप्टेड बाय द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हैज नॉट बीन राटिफाइड इन इंडिया बाय इंडिया? ठीक है, देयर आर 8 core conventions that are there, released by the International Labour Organization, या उन्होंने उसको लॉन्च किया कन्वेंशंस को. कन्वेंशंस एक लीगल ट्रीटी टाइप की होती है, इंटरनेशनल ट्रीटी, वेयर ऑल कंट्रीज दे ratify by signing that agreement, that document, and once they sign that, उसके associated कई सारे उनको पॉलिसीज बनाने पड़ेंगे, क्योंकि वो ratification इसलिए कर रहे हैं कि yes we will follow this whatever the objectives that are set under this convention, we are will be obeying that. so उसको obey करना है तो definitely उस तरह के पॉलिसीज लाने पड़ेंगे. ठीक है, नाउ इफ यू लुक एट दैट, अगर बिल्कुल आपको आइडिया भी नहीं है, ठीक है, किस तरह से कौन सा अडॉप्टेड है कौन सा अडॉप्टेड नहीं है, तो उसमें एक तो पढ़ना पड़ेगा. दूसरा है, आप देख सकते हो नाउ एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो, कन्वेंशन है तो डेफिनेटली उसके अगेंस्ट पॉलिसीज बनना चाहिए. द फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन, एबॉलिशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लेबर, ये सब हमारे पास लॉस है.
राइट। सो इसके मतलब इंडिया का है लॉ, सो ये रैटिफाइड है। द इक्वल रेम्यूनरेशन कन्वेंशन, ये भी है, इक्वल पे, ओके, सो ये भी रैटिफाइड है। द डिस्क्रिमिनेशन कन्वेंशन, द कंपेंसेशन एक्ट, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए उसके अगेंस्ट ना, और भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी कई सारे राइट्स हैं, सो हियर ऑल्सो ये भी नहीं है, मतलब दिस वी हैव अडॉप्टेड। सो द ओनली थिंग दैट वी कैन सी कि कोई पॉलिसी नहीं दिख रहा है ऐसा, जो भी हमने लेबर लॉस या जो भी पढ़ रहे हैं, दैट इज द फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू ऑर्गेनाइज कन्वेंशन, दिस हैज बीन नॉट रैटिफाइड बाय इंडिया। एंड उसके साथ साथ प्रमोशनल फ्रेमवर्क फॉर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, ऐसे कई सारे हैं जो इंडिया ने ratify नहीं किया है। otherwise this one is ratified by India, this one is ratified by India, this one is ratified by India, and that we can see clearly in the form of various labor laws or acts or constitutional rights that have been provided to the citizens, ठीक है। so here C is the correct answer. Moving on to our next question. Following are the central federations of trade unions of workers formed in India. Now federations वो होते हैं जनरली छोटे छोटे जो ट्रेड यूनियंस होते हैं वो सारे मिलके एक बड़ा यूनियन टाइप का बनाते हैं, where these unions will be members there. ओके, सो दोज आर फेडरेशंस। वो स्टेट लेवल पे होता है, सेंट्रल लेवल मतलब नेशनल लेवल पे फेडरेशंस होते हैं। कई सारे स्टेट से जो फेडरेशंस होते हैं ऑल विल बी अगेन फॉर्म पार्ट ऑफ, विल बी मेंबर्स फॉर दिस सेंट्रल फेडरेशंस। सो ऐसे कई सारे हैं इंडिया में, लाइक योर INTUC, AITUC, सेवा, UTUC, CITU, BMS, ऐसे कई सारे हैं। नाउ व्हेन वी स्टडी अबाउट द ट्रेड यूनियंस इन ए डिटेल्ड मैनर एज पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, देयर यू हैव टू इनवेरिएबली गो थ्रू द हिस्ट्री ऑफ ट्रेड यूनियंस, कि कितने ट्रेड यूनियंस है इंडिया में, एंड यू हैव टू स्टडी द मेजर वंस, एंड ये मेजर वंस से ही ये क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन भी है इसके ऊपर, आगे आपको दिखेगा। सो हियर व्हेन वी टॉक अबाउट द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये 1920 में बना था, एंड INTUC ये बना था 1947 में, UTUC ये बना था 1949 में, एंड भारतीय मजदूर संघ ये बना था 1955 में, एंड सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस बना था 1970 में, एंड सेवा ये बना था 1972 में। सो सबसे लेटेस्ट है हमारा सेवा, दैट इज द थर्ड वन, एंड सबसे लास्ट में अर्लीस्ट टू लेटेस्ट, सो लेटेस्ट लास्ट में 3 एक ही है, एज यू कैन सी हियर, एंड A इज द करेक्ट आंसर हियर, ठीक है। तो इसमें while you go through the trade unions, आपको हर ट्रेड यूनियन का फॉर्मेशन कब है, वो किस पार्टी के साथ एफिलिएटेड है, क्योंकि पार्टीज के ना जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके अपने प्रिंसिपल्स है, जो ट्रेड यूनियंस बने हैं उनके भी अपने गाइडिंग प्रिंसिपल्स है। सो जहाँ पे भी वो मेल खाते हैं, मीन दे नो कोइंसाइड होते हैं, अलाइंड विद ईच अदर, तो उसमें दे टेंड टू अलाइन विद दैट पॉलिटिकल पार्टी। सो आगे उसी के ऊपर क्वेश्चन है, सो हियर इट इज ऑप्शन A. नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री और माइन और एनी अदर हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट? See, when we look at the various articles that have been highlighted, कई बार ऐसे कई आर्टिकल्स ऐसे हैं कि डायरेक्टली वो लेबर के लिए कुछ ज़्यादा बताते नहीं हैं, बट अदरवाइज इनडायरेक्टली देयर आर लॉट ऑफ laws that have been underlined, or you can say mentioned in the constitution for the safety of the workers community. So इसमें जो कुछ articles है जहाँ पे highlighted, for example article 19. Now article 19 says right to freedom of speech and association, ठीक है। आर्टिकल 21 सेज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। आर्टिकल 23 सेज प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर, ठीक है। सो ये 3 ये है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन द फैक्ट्री, सो दैट इज रिलेटेड टू आर्टिकल 24. So here article 24 is the correct answer, that is D is the correct answer. So for which कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेजर आर्टिकल्स है दैट यू हैव टू गो थ्रू, ठीक है। आप
एक्चुअली बचपन से हम लोग 9th क्लास से ये इंट्रोडक्शन होती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, एंड बेसिकली ऑल आर्टिकल्स हम लोग उस टाइम से पढ़ रहे हैं, ये सारे हमने पढ़ा ही होगा, तो यहाँ पे जस्ट हम लोग वी आर ब्रशिंग दैट नॉलेज, दैट्स इट. सो डोंट वरी कि बहुत ज़्यादा है, विल नॉट बी एबल टू रिमेंबर, ऐसा कुछ भी नहीं, यू विल बी एबल टू रिमेंबर वेरी इजीली. एक बार ब्रश अप कर लीजिए, that would be enough. Now moving on to our next question, the provision for disability compensation for the person who is declared unfit after medical examination and for whom no alternate employment is possible finds place under which one of the following legislations. Now for which आपको जो भी हम लोग एक्ट्स लेबर लॉस कर रहे हैं उसको थोड़ा सा इन डेप्थ करना पड़ेगा. सो इन दिस केस जो डिसेबिलिटी कंपेंसेशन है वो अवेलेबल है माइंस एक्ट में, ठीक है. बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन एक्ट में ये नहीं है, फैक्ट्रीज एक्ट में भी ये नहीं है, प्लांटेशंस लेबर एक्ट में भी ये नहीं है. व्हेन वी टॉक अबाउट द डिसेबिलिटी कंपेंसेशन, कई बार ऐसा होता है कि कंटिन्यूसली माइंस में वर्क करने की वजह से भी दे माइट बिकम अनफिट after a certain period of time during, and after that कई बार ऐसा होता है कि they'll not be able to work even some alternate employment also होगा नहीं. सो इन दैट केस दे हैव टू बी प्रोवाइडेड विद अ डिसेबिलिटी कंपेंसेशन, एंड दैट प्रोविजन हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर द माइंस एक्ट ऑफ 1952. ठीक है. सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू कंक्लूजन ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट इज नॉट करेक्ट. नाउ कई बार ऐसा होता है डिस्प्यूट्स होते हैं. नाउ डिस्प्यूट्स बेसिकली बहुत सबसे पहले जो डिस्प्यूट्स है कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स, कंसिलिएशन ऑफिसर दे विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट. ओके. नाउ रेजोल्यूशन हम लोग कब बोल सकते हैं कि वो कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स कंक्लूडेड है, अभी उसका और कुछ आगे नहीं जाने की जरूरत है या फिर आगे ले जाना है ना. वी से दैट कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स जो है विच आर डन बाय द कंसिलिएशन ऑफिसर दे आर कंक्लूडेड. When can we say that? It is concluded on the date when a memorandum of settlement is signed by the parties. मतलब दोनों parties they agree to some एक agreement के लिए आगे and they have signed a memorandum of settlement कि हाँ हम लोग इस पे ऊपर इसका follow करेंगे. Then we can say that conciliation proceedings are concluded. It is concluded on the date when the report of the conciliation officer received by the appropriate government where no settlement is arrived. कई बार ऐसा होता है कि settlement arrive होगा ही नहीं उसमें, तो उसमें क्या कर सकते हैं, कंसिलिएशन ऑफिसर पूरा रिपोर्ट बनाएगा कि दिस इज व्हाट द प्रोसीडिंग्स हैव बीन डन एंड ये कंसिलिएशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाया, मतलब दे डिडंट अराइव एट एनी सॉल्यूशन करके एक रिपोर्ट, डिटेल्ड रिपोर्ट वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो भी सेक्टर है, ओके, अंडर विच जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है उनको एक लेटर लिख देंगे. एंड द डेट इट इज कंक्लूड ऑन द डेट व्हेन द रिपोर्ट इज रिसीव्ड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, मतलब जिस दिन वो नेगोशिएशंस कंक्लूड हुए उस दिन नहीं, जिस दिन वो लेटर या फिर वो रिपोर्ट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को रीच होगा उस दिन हम लोग समझ सकते हैं कि कंक्लूजन ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स, बिकॉज वहीं पे उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होता है. टिल देन गवर्नमेंट के लिए तो स्टिल ही इज रेस्पॉन्सिबल, मतलब कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स चल ही रहे हैं टिल द टाइम दे आर इन्फॉर्म्ड, उनको पता चला है. सो फॉर दैट yes, this is very much true. It is concluded on the date when the reference is made by the appropriate government to the labor court or industrial tribunal under section 10 of the act during pendency of the conciliation proceedings. कई बार ऐसा होता है कि conciliation बहुत लंबा खींच रहा है, ठीक है. In that case appropriate government क्या कर सकता है, under section 10 it can directly conciliation proceedings चल ही रहे हैं, even then it can directly refer that case, that dispute to the labor court or the industrial tribunal. In that case also we can say that conciliation proceedings are concluded. ठीक है. in these cases एक और ऑप्शन में देख लेते हैं. इट इज कंक्लूडेड ऑन द डेट व्हेन इट एंड्स इन फेलियर रिजल्टिंग इन नो मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट साइंड बिटवीन द पार्टीज. नहीं, ओनली व्हेन दैट हैज बीन इन्फॉर्म्ड टू द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, मतलब बिल्कुल अगर ये सही है तो ये रॉन्ग है, अगर ये सही है तो ये रॉन्ग है. सो हियर वी आर सेइंग दिस इज अ ट्रू, दिस इज हाउ इट शुड बी, बिकॉज टिल द टाइम इट इज इन्फॉर्म्ड it is still being in negotiation. So B is the correct answer because we are saying not correct.
ठीक है. Moving on to our next question. An employee working in an establishment draws a monthly wage of 9,000 as a fixed under the Minimum Wages Act 1948 and is eligible to get bonus under the Payment of Bonus Act 1965 for the accounting year 2021-22. Now the bonus is the rate of 10%. ठीक है, वो भी इन्होंने मेंशन किया है. इफ द एम्प्लॉय हैज वर्क कंटिन्यूअसली फॉर ए होल ऑफ द सेड अकाउंटिंग ईयर, देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ बोनस दैट शैल बी पेड टू द एम्प्लॉय. सो फॉर विच यू नीड टू अंडरस्टैंड लिटिल बिट नुआंसेस ऑफ द बोनस एक्ट. नाउ इफ यू लुक एट अ सर्टेन प्रोविजन, सेक्शन 12, एक्चुअली सेक्शंस का इतना जरूरत नहीं है, please focus on the provisions. So as per the provisions of the payment of the bonus act, उन्होंने एक threshold हाईलाइट किया है, दैट इज मिनिमम 7,000 का उनका होगा, मतलब उस पे ही उनका बोनस रहेगा मिनिमम. सो यहाँ पे we are saying that here it is the 10% of that, the bonus payable is 10%. So minimum 7,000 per month उतना ही वो करेंगे. So 7,000 into 12. So here it would be 84,000. Okay, कितनी भी सैलरी हो मिनिमम 7,000 का ही उनको बोनस मिलेगा, वो थ्रेशोल्ड है. So यहाँ पे उनका 9,000 है, दो इट्स 9,000 पर मंथ, उनका बोनस का रहेगा 7,000 से. 7,000 into 12 अगर देखा जाए तो दिस इज अ वेज एट विच द बोनस इज कैलकुलेटेड. So minimum wage 7,000 into 12 84,000. So 84,000 का 10% कितना होगा हमारा 8,400. So here the bonus that is payable to that employee is 8,400. ठीक है, 10% of that amount. So here option B is the correct answer. Moving on to our next question. Under the provisions of the Payment of Wages Act 1936, every employer of an establishment has to maintain the registers and records regarding the wages paid and deductions made in any from the wages and preserve the same from the last date of the last entry for a period of how much time. So here this also under the Payment of Wages Act they have clearly mentioned as one of the provisions कि the establishment has to maintain the registers and records properly, क्योंकि जब भी इंस्पेक्टर आता है they have to show that कि ये सब हम लोग सही से wages पे कर रहे हैं and all that. ठीक है, कितने persons employed है, works performed या wages, everything they have to maintain. So these records, कई बार ऐसा होता है कि कुछ डिस्प्यूट आया है तो दे शुड रेफर टू द रिकॉर्ड्स, ओके, फॉर विच व्हाट दे हैव सेड दैट एटलीस्ट मिनिमम 3 years तक उनको वो रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ेगा. ठीक है, सो हियर डी इज द करेक्ट आंसर. Moving on to our next question. Under the provisions of the Mines Act 1952, the special officer can enter a mine for the purpose of surveying, leveling and measuring after giving prior notice to the manager at least how many days in advance. Now कई बार ऐसा होता है कुछ for the purpose of surveying, leveling and measuring etc. special officer can enter. And during work hours also he can do that. And here the person he has to give at least 3 days प्रायर नोटिस टू दैट पर्सन, क्योंकि 3 days में अगर कुछ ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट या फिर टाइमिंग्स या शिफ्ट से जो भी है वो कर सकते हैं सो एज टू अवॉइड एनी डिस्टर्बेंस टू द जो भी प्रोडक्टिविटी है दैट दे कैन डू, दैट 3 days वुड बी इनफ. सो सच नोटिस शुड बी प्रोवाइडेड एंड विदाउट एनी सच नोटिस द स्पेशल ऑफिसर कांट एंटर द माइन फॉर सच काइंड ऑफ वर्क. सो हियर इट इज ए द करेक्ट आंसर. सॉरी, यस ए है, 3 days का इनको नोटिस देना पड़ेगा. Okay, so here is the correct answer. Moving on to our next question. Which one of the following is provided under the third schedule of the Factories Act 1948? Now if we look at the Factories Act, उसमें 3 major schedules है associated with one is for the list of industries that are involved in the hazardous process. वहाँ पे कोई title नहीं दिया है. So those list of industries that are involved in the hazardous processes उसके associated जो भी diseases है that will be mentioned in here. ओके, नेक्स्ट सेकंड शेड्यूल में आता है परमिसिबल लेवल ऑफ सर्टेन केमिकल सब्सटेंसेस दैट कैन बी यूज. उससे क्या है, अगर उससे ज़्यादा हो गया तो देर आर सम काइंड ऑफ डिजीजेस दैट कैन अकर, वो उसमें आता है, मतलब शेड्यूल 2 में. नाउ
थर्ड शेड्यूल में आता है लिस्ट ऑफ नोटिफाइबल डिजीजेस एंड लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व इन हैजार्डस प्रोसेस, ये शेड्यूल 1 में आता है। इसके एसोसिएटेड जो भी डिजीजेस है वो उसमें मेंशन है, बट द टाइटल गिवन इज लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज इन्वॉल्विंग हैजार्डस प्रोसेस, ठीक है। सो हियर द करेक्ट आंसर फॉर शेड्यूल 3 इज द लिस्ट ऑफ नोटिफाइबल डिसीजेस, दैट्स व्हाट दैट हैज बीन आस्क्ड इन द एग्जाम। सो जब फैक्ट्रीज एक्ट हम लोग करते हैं, वी जनरली गो थ्रू दिस डिजीज, क्योंकि उस तरह से काम करने की वजह से इंडस्ट्रीज में इस तरह के डिजीजेस आने के चांसेस है करके, एंड द टाइटल दे हैव गिवन इज द नोटिफाइबल डिजीजेस दैट हैव बीन नोटिफाइड टू द गवर्नमेंट, अगर किसी को भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इमीडिएटली, ठीक है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोविजन फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग एन एक्सपर्ट कमिटी फाइंड्स प्लेस अंडर विच वन among the following legislations? So here when we look at the expert committee, there is some expertise that is required here, right? So whenever the appropriate government wants to find out something related to understand more about a particular process or to make rules under this particular act, they generally go for the expert committee, क्योंकि इसका अलग ही expertise चाहिए होता है, okay? Child and Adolescent Labor Act में नहीं, द कॉन्ट्रैक्ट लेबर, इसमें भी कोई एक्सपर्ट कमिटी की जरूरत नहीं, कुछ एक्स्ट्रा कुछ अलग से प्रोसेसेस का कुछ बात नहीं हो रही, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट देयर राइट्स, okay? Here in these three cases we are talking more about the rights of these persons like your child and adolescent labor, या फिर इसमें child labor abolished है करके। कॉन्ट्रैक्ट लेबर जब बाहर से किसी को लेकर, फोर्स लेबर वो सब नहीं होना चाहिए, एंड कॉन्ट्रैक्ट लेबर भी कुछ ही कामों के लिए रखना चाहिए, अदरवाइज रेगुलर वर्कमैन से ही काम करवाना चाहिए, उस तरह से कई सारे हैं। इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन, अगेन माइग्रेंट्स के लिए जो भी फैसिलिटीज है वो सब प्रोवाइड करना चाहिए। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट देयर राइट्स एज सच, बट इफ यू लुक एट द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क, ये बहुत स्पेसिफिकली काम कर रहे हैं in that particular scenario. So in this case कई बार ऐसा होता है कि हमें एक्सपर्टीज और एक्सपर्ट पर्सन्स का ओपिनियन चाहिए होगा फॉर मेकिंग द रूल्स और फॉर प्रोवाइडिंग सम इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद दिस एक्ट. सो फॉर दिस एन एक्सपर्ट कमिटी वुड बी रिक्वायर्ड. सो हियर द प्रोविजन ऑफ द एक्सपर्ट कमिटी फाइंड्स प्लेस हियर. ठीक है, बेसिक लॉजिक भी आप अप्लाई करके कर सकते हो, अदरवाइज दिस हैज बीन क्लियरली मेंशन्ड इन द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट, जो ऑप्शन सी है. ठीक है, नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट. अर्लियर ऑल्सो मैंने बताया है सेंट्रल ट्रेड यूनियन फेडरेशंस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एक तो पहला क्वेश्चन हमने जो किया था दैट वाज बेस्ड ऑन देयर फॉर्मेशन, कौन से ईयर में उनका फॉर्म हुआ था, बिल्कुल अप्लाइड क्वेश्चन है वो. ठीक है, बेसिक्स आप पढ़ोगे तो बहुत आसानी है. एंड अभी दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, टू विच पॉलिटिकल पार्टी दे आर एफिलिएटेड. सो इफ वी लुक एट दिस सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस, इनका थोड़ा मार्क्सिज्म से बहुत ज़्यादा फिलोसफी बोलते हैं, कार्ल मार्क्स का. सो हियर दे आर एसोसिएटेड विद द कम्युनिस्ट पार्टी. एंड इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये आता है, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंटी कम्युनिस्ट, एंड इनका एसोसिएशन है, द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस से. भारतीय मजदूर संघ, ये है एसोसिएटेड विद द भारतीय जनता पार्टी. ठीक है, एंड ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इट इज़ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. ठीक है, सो ये इनके अफिलिएशन से. सो हियर A4 है, ओके, B1 है, ओके, C2 है, ओके, D3 है, ओके. हियर A इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, सो हियर इट इज. सो अगेन व्हेन यू लुक एट द, यू हैव टू गो थ्रू द सेंट्रल ट्रेड यूनियन फेडरेशंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस, एंड उसमें आपको उनका फॉर्मेशन, उनका पॉलिटिकल अफिलिएशन एंड उनके जो कब फॉर्म हुआ, कैसे फॉर्म हुआ, वो सब आपको जानना ज़रूरी है. उतना भी जानेंगे तो यू विल बी एबल टू आंसर वेरी इजीली. ये तो स्ट्रेट क्वेश्चन है, जो अप्लाइड क्वेश्चन है वो, और ये बहुत आसानी से आप कर सकते हो. ठीक है, सो दीज आर द क्वेश्चंस दैट हैड बीन आस्क्ड इन द यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी 2023 एग्जामिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस. ठीक है, बिफोर वाइंडिंग अप एक छोटा सा
announcement है from EduTap. So currently EduTap is offering 3 kinds of courses for all those students who are targeting UPSC, EPFO, APFC and EO or AO examinations for the year 2025. उसमें 3 मेजर कोर्सेस है एंड उसमें आपके आते हैं मास्टर कोर्स. ठीक है, मास्टर कोर्स में क्या है आपके, यू नो, दिस इज फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु वांट एवरीथिंग, ऑल द कंटेंट एट वन प्लेस. ठीक है, एक ही प्लेस में अगर उनको चाहिए तो डेफिनेटली दे वांट टू गो फॉर दिस, क्योंकि इसमें सारे सब्जेक्ट्स का कंटेंट वुड बी प्रोवाइडेड टू एंड एक्सपर्ट्स आपको पढ़ाते हैं इसमें. एंड यूल गेट द कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ PDFs, इन द फॉर्म ऑफ लाइव क्लासेस, इन द फॉर्म ऑफ आपके रिकॉर्डेड वीडियोस, एंड यू विल बी प्रोवाइडेड विद द चैप्टर क्विजेस फॉर योर प्रैक्टिस. ओके, एंड अलॉन्ग विद दैट आपके स्ट्रैटेजी सेशंस भी होते हैं इसमें जो कुलदीप सर लेते हैं, वेर इन इतना कंटेंट है तो हाउ यू कैन गो थ्रू द कंटेंट, वो पूरा आपको सर इसमें गाइड करेंगे. ठीक है, एंड दूसरा आता है आपका स्पेशल सब्जेक्ट्स कोर्स. नो, ये उन बच्चों के लिए है जो कुछ सब्जेक्ट्स इसमें ऐसे है UPSC EPF में जो स्पेशल है, जो कहीं और जनरली वो आपको मिलते नहीं है. कई बार बच्चे होते हैं ना कि कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्रिपेयर करते रहते हैं, तो उसमें कई सारे कॉमन सब्जेक्ट्स भी होते हैं, लेकिन ये वो सब्जेक्ट्स है बिल्कुल एक्सक्लूसिवली इसी एग्जाम के लिए है, जैसे कि आपके इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस, ये पॉलिटी है. ठीक है, दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बहुत कम है. सो उसमें बच्चों का लगता है कि अरे यार बाकी सब तो मैं कर लूँगा, लेकिन इसके लिए मुझे कोचिंग चाहिए. फॉर दैट दे कैन ऑप्ट फॉर दिस कोर्स, जहाँ पे आपको एक्सक्लूसिव उन कोर्सेज के बारे में ना, उन्हीं कोर्सेज में आप एनरोल करके आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हो. एंड हियर ऑल्सो द सेम थिंग, यू विल बी प्रोवाइडेड द कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ PDFs, लाइव सेशंस, रिकॉर्डेड वीडियोस, चैप्टर क्विजेस, एवरीथिंग. ठीक है, नाउ तीसरा कोर्स है टेस्ट सीरीज. नाउ ये उन बच्चों के लिए है जो चाहते हैं कि पूरा प्रिपरेशन वो खुद से कर रहे हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि वो दूसरी बार ऐसे एग्जाम दे रहे हैं. सो इन दैट केस दे से दैट कि हमें तो सिर्फ मॉक टेस्ट ही चाहिए, सो दैट वी कैन प्रैक्टिस. वी वांट लॉट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड वी वांट द रियल एग्जाम फील एज वेल even before going for the exam, अगर कुछ नया बच्चा है तो. so in that case they can go for this test series, जहाँ पे आपको बिल्कुल एग्जाम लेवल उसी तरह के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे. सो इनके सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, एंड वहाँ से आप इसके सारा इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन. अगर कुछ भी डाउट भी है तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू द टीम फॉर clarification. So this is all from my end. I hope I really hope that you have liked this session. See you very soon with next session, जो again कुछ और PYQs है जो associated with this UPSC PFO examination. Thank you very much once again. Have a great day. Please take very good care of yourself. Take care. Bye bye.